तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो बेसिकली सेमेस्टर 5th वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। फिर चाहे वो बच्चे हमारे बीकॉम प्रोग्राम वाले हो या फिर बीकॉम ऑनर्स वाले हो, तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को वन शॉट के अंदर पूरा अच्छे से कवर कर देंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कवर करे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में बारंबार रिपीट होते हैं। ठीक है, और अगर आप इन सारी चीजों को अच्छे से कर लेते हो जो भी मैंने वीडियो के अंदर बताई है, तो आप अपने पेपर में 100% पास हो। आपको आपके पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैंने इस वीडियो के अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही चीजें अच्छे से कवर करी है। मतलब वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अपने कॉपी पेन उठा लो और साथ ही साथ नोट करते चलो। अदरवाइज आप नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। लेकिन एक्टिव होके पढ़ना है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से समझना है। में पहुंचने से पहले सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को देख लेते हैं जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं। हमने ना उसने कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं सुबह। ठीक है, मतलब इनकी परसेंटेज ना काफी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं। सिंपल सी बात है, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। और थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से आधे या फिर 1 घंटे पहले देख रहे होते हैं या फिर मेट्रो में जाते जाते देख रहे होते हैं जब उनका पेपर होता है। ठीक है, तो इनकी जो परसेंटेज होती है वो काफी कम होती है। और ये जो बच्चे होते हैं काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग होते हैं। ठीक है, इन्हें सिग्मा बच्चे भी कहा जाता है। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, explain the provision to determine residential status of an individual as per section 6 of the act। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन के बारे में बताना है, ठीक है, जो कि सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है, सेक्शन 6 of income tax act tells us whether a person is resident or non resident in India for a financial year। तो जो सेक्शन 6 है इनकम टैक्स का, वो हमें ये बताता है कि जो पर्सन है वो हमारे रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट नहीं है इंडिया का। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड ओनली ऑन अ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, नॉट सिटीजनशिप। तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है किसी भी व्यक्ति का, वो किस पर डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है उस नंबर ऑफ डेज पर जितने दिन वो इंडिया के अंदर स्टे करा है। ठीक है, मतलब जितने दिन वो इंडिया के अंदर रहा है, उसकी सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मतलब जरूरी ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है तो वो रेजिडेंट भी होगा। ठीक है, तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो मेनली नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड होता है। ठीक है, और कुछ कंडीशन होती है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो पर्सन है वो रेजिडेंट बन जाता है, और अगर नहीं होती तो जो पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। तो चलिए उन कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी आ, ये पढ़ लेते हैं पहले लाइन, अ पर्सन बिकम रेजिडेंट इफ। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है, ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर में 182 डेज ठहरा है इंडिया के अंदर या फिर उससे ज्यादा ठहरा है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है हमारी, ही स्टे फॉर 60 डेज और मोर इन दैट ईयर। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन ठहरा है उस ईयर के अंदर, प्लस में 365 डेज ठहरा है लास्ट 4 ईयर के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाली कंडीशन में से और इस वाली कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा जो पर्सन है वो रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, एक और चीज बतानी है आपको, अगर कोई व्यक्ति है जो कि इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो बाहर काम करने के लिए जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या कोई बाहर से व्यक्ति आके इंडिया के अंदर विजिट करता है, ठीक है, तो वो
उसके लिए जो ये सेकंड वाली रेजिडेंट की जो कंडीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो 60 डेज वाला रूल था ना, वो यहाँ पे 60 डेज को रिप्लेस करके कितना हो जाएगा 182 डेज, ठीक है। और 365 हमारा सेम रहेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, काम धंधा करने के लिए अपना जो भी, या फिर कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर आके विजिट करता है, तो उसके लिए जो ये 60 डेज वाला सिस्टम था ना वो चेंज होके 182 डेज का हो जाएगा। मतलब उसे 182 डेज स्टेज करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं। अ रेजिडेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ROR एंड RNOR। जो हमारा रेजिडेंट होता है वो दोबारा डिवाइड करा गया है ROR में और RNOR में, ठीक है। मतलब ये रेजिडेंट के हमारे पार्टी होते हैं। ROR किसे कहते हैं? अ पर्सन इज ROR इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर, ठीक है, एंड वॉज रेजिडेंट फॉर एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो ROR कब बनेगा? अगर कोई व्यक्ति हमारा इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर 730 दिन स्टे करा है, ठहरा है लास्ट 7 ईयर के अंदर, ठीक है। मतलब पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया के अंदर रहा है, ठीक है। प्लस में वो पिछले 10 सालों में से 2 साल इंडिया के अंदर रहा है कम से कम, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या बन जाएगा? ROR बन जाएगा। इफ these condition are not satisfied, he become RNOR। और अगर इनमें से कोई सी भी जो कंडीशन है, ठीक है, मतलब जो ये वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो जो हमारा व्यक्ति है वो क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इफ नन ऑफ द बेसिक कंडीशन आर फुलफिल्ड द पर्सन इज ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट। अगर ऊपर वाली में से भी, मतलब जो हमारी नॉर्मल रेजिडेंट वाली कंडीशन है और इन वाली कंडीशन में से भी कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं होती, तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है, ठीक है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो काफी ज्यादा इजी वे में लिखा हुआ है मैंने, एक बार रीडिंग आप लगाओ, खुद पढ़ समझने की कोशिश करो, ठीक है, और वीडियो देख लो एक आधी बार, आराम से समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, व्हाट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर किसे कहते हैं आपको वो बताना है। स्टेट एनी 6 ट्रांजैक्शन वेयर क्योटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी। तो आपको ऐसी 6 ट्रांजैक्शन के बारे में बताना है जहां पर जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है, पैन इज अ 10 डिजिट यूनिक नंबर गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो हमारा पैन होता है वो एक 10 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। इट इज यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन एंड टू ट्रैक देयर इनकम टैक्स एंड बिग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो हमारा पैन है उसके ज़रिए हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? अ, उनकी इनकम को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उन्होंने कितना टैक्स पे करा है उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उन्होंने जितनी भी बड़ी-बड़ी ट्रांज़ैक्शन करी है उन सारी चीज़ों को हम किसकी सहायता से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं? पैन की सहायता से। ठीक है, अब उन ट्रांज़ैक्शन को देख लेते हैं जिनके अंदर जो पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है। मतलब उनके बिना, मतलब पैन कार्ड के बिना, ठीक है, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर के बिना वो जो ट्रांजैक्शन है वो इम्पॉसिबल है। सबसे पहली हमारी ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटिंग 50,000 और मोर इन अ बैंक इन वन डे। अगर कोई व्यक्ति 50,000 या फिर उससे ज्यादा पैसे बैंक के अंदर एक दिन के अंदर सबमिट करता है तो उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, मतलब पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट है ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अगर कोई भी व्यक्ति बैंक अकाउंट खुलवाता है अपना तो उस केस में भी उसके पास पैन होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी वर्थ 10 लाख और मोर। अगर कोई भी व्यक्ति 10 लाख या फिर उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी को बाय करता है, मतलब खरीदता है, या फिर सेल करता है मतलब बेचता है, तो उस केस में भी उसके पास क्या होना चाहिए? पैन होना चाहिए। या फिर कोई भी व्यक्ति मोटर व्हीकल बाय कर रहा है, ठीक है, टू व्हीलर को छोड़ के,
तो उस केस में भी उसके पास पैन होना चाहिए। या फिर कोई भी पेमेंट हो रही है, कैश पेमेंट 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा की, तो उस केस में भी व्यक्ति के पास पैन होना चाहिए, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में भी उसके पास क्या होना चाहिए? पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। बेसिकली पैन कार्ड के बारे में बात करी जा रही है, जो आप सभी के पास होता है, ठीक है? 18 से कम वालों का, माइनर वालों का भी बनता है और 18 से ऊपर वालों का भी बनता है, ठीक है? तो आप में से अधिकतर बच्चों का होगा, ठीक है? उसके ऊपर जो नंबर लिखा रहता है, उसे ही बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। तो उसके बारे में ही बात करी जा रही थी ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में बताना है आपको। ठीक है, लीव सैलरी के जो कि रिटायरमेंट के वक्त होता है, जो कि किसके अंडर आता है? हमारा हेड इनकम फ्रॉम द सैलरीज। ठीक है, इसके आंसर को देखते हैं। व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स ही मे गेट मनी फ्रॉम द अनयूज्ड लीव। ठीक है, दिस अमाउंट इज कॉल्ड लीव सैलरी। तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि जब जो हमारा एम्प्लॉय रिटायर होता है, ठीक है, तो जो उससे छुट्टी मिलनी थी, ठीक है, मतलब जो उसकी छुट्टियां थी, उसने उन छुट्टियों का यूज नहीं करा, तो जो वो छुट्टियां होती है ना, उन्हें अनयूज्ड लीव कहते हैं। ठीक है, जो छुट्टी व्यक्ति के द्वारा यूज नहीं करी गई, वो जब वो रिटायर होता है, तो वो जो सारी छुट्टियां वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पैसों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? लीव सैलरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है इफ द एम्प्लॉय वर्कड इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लीव सैलरी इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टेस्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यक्ति है, ठीक है, मतलब वहां पर काम करता था कोई भी जो हमारा व्यक्ति है जिसे लीव सैलरी मिल रही है, तो उसकी लीव सैलरी पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब उसकी जो पूरी लीव सैलरी होगी ना, वो फुल्ली टैक्स फ्री होगी। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है हमारा इफ द एम्प्लॉय इज फ्रॉम एनी अदर एम्प्लॉयर प्राइवेट। मतलब अगर जो हमारा व्यक्ति प्राइवेट फर्म का मेंबर था, तो कैसे होगा टैक्स ट्रीटमेंट, वो देखेंगे। लिखा हुआ है लीव सैलरी इज एग्जेम्प्टेड अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब इसमें ना हमारे पास 4 कंडीशन होती है। ठीक है, 4 पॉइंट होते हैं। उस व्यक्ति की 4 चीजें देखी जाएगी। ठीक है, और उन 4 चीजों में से जो सबसे कम वैल्यू होगी ना जिस चीज की, वो टैक्स फ्री होगी और बाकी पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है लीव सैलरी इज एग्जेम्प्ट अप टू अ सर्टेन लिमिट विच एवर इज लीस्ट। मतलब 4 पॉइंट देखे जाएंगे। अगर इन 4 पॉइंट में से जो सबसे कम वाला वैल्यू होगी ना जिस पॉइंट की, वो ही खाली टैक्स फ्री होगी और बाकी के जो चीजें उस पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहला है हमारा अमाउंट एक्चुअल रिसीव्ड, मतलब जो उस व्यक्ति के द्वारा पैसा रिसीव करा गया है। ठीक है, दूसरा उसकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी। ठीक है, तीसरा हमारा जो लीव बची हुई थी, मतलब जो छुट्टियां बची हुई थी उससे जो उसने पैसा कमाया है। ठीक है, और चौथा हमारा कि गवर्नमेंट लिमिट सेट करी हुई है, जैसे हमारी कितने की गवर्नमेंट लिमिट हमारी सेट करी हुई है, 25 लाख की करी गई है। ठीक है, मतलब जो ये 4 पॉइंट है ना, उस व्यक्ति के 4 पॉइंट देखे जाएंगे। इन 4 पॉइंटों में से जिसकी भी सबसे कम वैल्यू होगी, ठीक है, वो ही खाली टैक्स फ्री होगा और बाकी के उसके जितनी भी वैल्यू बची उस पर उसे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। लिखा हुआ है द रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको आंसर दिया है ना, सेम टू सेम एज इट इज आपको पेपर में लिख के लाने हैं। ठीक है, मतलब आने हैं पेपर में लिख के, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, या फिर अगर आप अपनी भाषा के अंदर भी बनाते हो, मतलब अपने थ्रू ही कन्वर्ट करके लिख के आते हो, तो पॉइंट सारे कवर करना, ये नहीं कि पॉइंट ही छोड़ दो। ठीक है, समरी की तरह लिख दो। वैसे ही अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इलेबोरेट द प्रोविजन ऑफ अनरिलाइज रियलाइज्ड रेंट। ठीक है, आपको अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बताना है। ठीक है, उसके प्रोविजन के बारे में बताना है जब आप निकालते हो क्या?
ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है, हाउस या फिर प्रॉपर्टी की, मतलब हाउस प्रॉपर्टी की, एंड इट्स सब्सिक्वेंट रियलाइजेशन इन फ्यूचर, मतलब अगर जो हमारा अनरियलाइज रेंट है वो फ्यूचर में रियलाइज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, और अगर रियलाइज नहीं होता तो उस केस में क्या होगा। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनरियलाइज्ड रेंट किसे बोला जाता है, ठीक है। इफ द tenant does not pay some rent and the owner tried honestly to recover it, that unpaid rent is called unrealized rent। अगर जो हमारा टीनेंट होता है, ठीक है, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार, अगर जो हमारा किराएदार है वो किराया नहीं दे रहा, ठीक है, और जो हमारा ओनर है घर का, ठीक है, उसने ट्राई भी करा ईमानदारी से कि भाई दे दे यार, पैसे दे दे, लेकिन वो पैसे ले नहीं पाया उससे। तो वो जो अनपेड अमाउंट रह गया जो कि किराएदार ने ओनर को नहीं दिया, उसे किस नाम से जाना जाएगा अकाउंट्स की बुक में, मतलब इनकम टैक्स की बुक में अनरियलाइज्ड रेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है? तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर हमारा जो ये अनरियलाइज्ड रेंट है ना, क्योंकि पैसा तो मिला ही नहीं, ठीक है? ये रेंटल इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा। क्योंकि जब हमें पैसा ही नहीं मिला तो हम ऐड क्या करें? दूसरी बात देखते हैं इसकी, मतलब दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगर जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है, ठीक है? वो फ्यूचर में आके वो जो व्यक्ति है उसने जिसने पहले नहीं दिया था, वो फ्यूचर में आके दे देता है कि लीजिए आपका जो ये पुराना रेंट है ना, ओल्ड रेंट, ठीक है? ये अब दे रहा हूँ मैं इस फ्यूचर ईयर में, पहले नहीं दे पाया, ठीक है? जो हमारा किराएदार है वो पे कर देता है ओल्ड रेंट को फ्यूचर ईयर में, तो वो इट बिकम्स टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट्स। तो जिस ईयर में उसने पे करा है, ठीक है, बेशक पुराना रेंट था वो, जिस ईयर में उसने पे करा है ना, उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब उस पे टैक्स अप्लाई होगा, बेशक उस टाइम वो जो प्रॉपर्टी है वो या फिर खाली पड़ी हो, ठीक है, या तो मतलब जिस टाइम जो हमारा टीनेंट है, मतलब जो किराएदार है, जिस टाइम उसने पुराना रेंट पे करा है, ठीक है, उस टाइम बेशक वो जो प्रॉपर्टी है ना वो खाली पड़ी है, ठीक है, या फिर उसने किसी को बेच भी दी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट होता है जो कि हमें किराएदार से नहीं मिला, मतलब टेनेंट से नहीं मिला, तो उसे अनरियलाइज्ड रेंट बोलेंगे। और अगर मिल गया फ्यूचर में, ठीक है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बेशक वो किराएदार उस प्रॉपर्टी को छोड़ के जा चुका हो, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी किसी और को भी बेच दी हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। बेसिकली लिखा हुआ है, अगर कोई जो हमारा अग्निवीर होता है, ठीक है, अगर कोई हमारा जो अग्निवीर होता है वो अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर डिपॉजिट करता है अपने मनी को, ठीक है, तो जो उसका पूरा अमाउंट है ना, ठीक है, वो टैक्सेबल फ्री होगा, मतलब टैक्स फ्री होगा पूरा तरीके से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड इज आल्सो टैक्स फ्री, ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो भी इस फंड के अंदर डिपॉजिट कर रही है कुछ भी मनी, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूट कर रही है अग्निवीर के लिए, तो वो भी जो पूरा अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, मतलब उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन 80 टीटीबी, ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट के बारे में क्या बताया है सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर, वो हम देखेंगे। अ सीनियर सिटीजन एज्ड 60 और अबव, कोई भी हमारा जो सीनियर सिटीजन है उसकी एज अगर 60 या फिर उससे ज्यादा है, कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 ऑन द इंटरेस्ट, मतलब उसे कितने तक का डिडक्शन मिल सकता है इंटरेस्ट के ऊपर, 50,000 तक का मिल सकता है, ठीक है। किस इंटरेस्ट के ऊपर, वो इंटरेस्ट जो कि उसने कहां से अर्न करा है, अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से, या फिर रिक्यूरिंग डिपॉजिट से, ठीक है, कहीं से भी उसने मतलब जो भी इंटरेस्ट अर्न करा है ना, उस पे 50,000 तक का डिडक्शन उसे क्या कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है। दिस मीन्स इंटरेस्ट अप टू 50,000 इज नॉट टैक्स्ड, मतलब जो भी उसने इंटरेस्ट कमाया है ना, उनमें से जो 50,000 रुपए है उनके ऊपर कोई भी
टैक्स नहीं लगेगा, उनके ऊपर कोई भी उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर ये लिखा था। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, ठीक है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दो, जिसे ये ही नहीं पता कि अगला पेपर किस चीज़ का है, ठीक है? मतलब पहला पेपर किस चीज़ का है। तो बाकी चलती का नाम ज़िंदगी है और क्वेश्चन भी हमारे चलते जा रहे हैं, ठीक है? अभी पहले हम थ्योरी कवर करेंगे सारी, उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल आएँगे, ठीक है? क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्लेन प्रोविजन ऑन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 54 बी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है? तो सेक्शन 54 बी के अंदर क्या बताया गया है, ठीक है? कैपिटल गेन अगर तुम्हें एग्रीकल्चर लैंड से अराइज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन बताया गया है, ठीक है? तो वो आपको बताना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सेक्शन 54 बी गिव्स एक्सेप्शन व्हेन अ पर्सन सेल्स एग्रीकल्चर लैंड एंड बायज अ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है? 54 बी के अंदर बताया गया हमें, अगर जो व्यक्ति है, ठीक है? जब जो व्यक्ति है हमारा, वो एग्रीकल्चर लैंड को बेचता या फिर खरीदता है, ठीक है? तो 2 कंडीशन अराइज़ हो सकती है हमारी। सबसे पहली कंडीशन है हमारी, द लैंड दैट इज़ सोल्ड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय द असेसी और बाय हिज पेरेंट्स फॉर एट लीस्ट 2 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द सेल। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर कोई भी व्यक्ति जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे सेल करता है, ठीक है? तो जो वो लैंड है ना, वो या तो उसके द्वारा, ठीक है? या उसके पेरेंट्स के द्वारा लास्ट 2 इयर्स क्या होनी चाहिए? यूज़ होनी चाहिए, ठीक है? कब से? सेल से, मतलब जब उसने सेल करी है उससे पिछले 2 साल उस लैंड के ऊपर या तो उस व्यक्ति के द्वारा काम करा गया है या उसके पेरेंट्स के द्वारा काम करा गया है। पहली कंडीशन हमारी ये अराइज़ होती है, ठीक है? दूसरी हमारी, द असेसी मस्ट परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सेल, ठीक है? और इसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई हमारा व्यक्ति असेसी, ठीक है, जो लैंड को बेचता है एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है, तो उसे 2 साल के अंदर ही अपनी दूसरी नई लैंड को खरीदना पड़ेगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ एग्जेप्शन, मतलब किस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? द एग्जेप्शन इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो पुरानी को बेच के पैसा मिला, अगर वो जो पूरा पैसा है वो व्यक्ति के द्वारा नई लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उस पूरे पैसे के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? आगे लिखा हुआ है, इफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कैपिटल गेन, मतलब जितना तुम्हें गेन हुआ है अराउंड, मतलब जैसे अज्यूम करो कि अराउंड 10 लाख की तुमने एक ज़मीन बेची थी और जब तुमने नई ज़मीन खरीदी तो उसके अंदर तुमने खाली 7 लाख रुपए लगाए, ठीक है? तो टैक्स फ्री भी तुम्हारे खाली 7 लाख रुपीज़ होंगे। बाकी के 3 लाख रुपए पे जो तुम्हारा टैक्स है वो लगेगा, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है। मतलब जितना पैसा तुम इन्वेस्ट करते हो वो ही जो तुम्हारा पैसा है वो टैक्स फ्री रहेगा और बाकी का रिमेनिंग पैसा जो तुम्हारा है वो टैक्सेबल रहेगा। आगे लिखा हुआ है, इफ द न्यू लैंड इज सोल्ड विद इन 3 इयर्स, ठीक है? अगर जो नई लैंड अभी खरीदी है, ठीक है? अगर वो भी बेच दी, ठीक है? 3 साल के अंदर ही, द अर्लियर एक्सेप्शन बिकम टैक्सेबल, जिसे विथड्रॉ के नाम से भी जाना जाता है, एंड एडेड टू कैपिटल गेन ऑफ दैट ईयर, ठीक है? अगर जो नई ज़मीन तुमने खरीदी है, ठीक है? वो 3 साल के अंदर बेच देते हो तुम, तो जो तुम्हें एक्सेप्शन मिला था ना, मतलब जो तुमने पैसा लगाया था नई ज़मीन को खरीदने में, उसके ऊपर जो तुम्हें टैक्स फ्री मिला था, मतलब टैक्स को हटा दिया गया था उस पैसे के ऊपर से, वो जो एक्सेप्शन है, वो दोबारा लग जाएगा, ठीक है? उसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो टैक्स तुम्हारा हटाया गया था, रिड्यूस करा गया था, डिडक्ट करा गया था, ठीक है? वो जो तुम्हारा टैक्स है, अगर तुम 3 साल के अंदर ज़मीन को बेच देते हो, तो वो दोबारा लग जाता है और वो तुम्हारे किसमें ऐड हो जाता है? कैपिटल गेन में ऐड हो जाता है उस टैक्स का अमाउंट। एक्सेप्शन का मतलब होता है टैक्स फ्री, ठीक है? एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री, कि कितनी तुम्हें टैक्स से छूट मिलती है, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है?
क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पाउसेज इनकम एंड माइनर चाइल्ड्स इनकम अंडर सेक्शन 64 1A ऑफ एक्ट। तो क्या प्रोविजन बताए गए हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के, ठीक है, स्पाउस के स्पाउस इनकम के रिलेट करके और माइनर चाइल्ड्स इनकम को रिलेट करके सेक्शन 64 1A के अंदर, वो आपको बताने हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट, क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम, ठीक है। सबसे पहले हम स्पाउस इनकम से स्टार्ट करते हैं। क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम सेक्शन 64 के अंदर क्या लिखा हुआ है? इफ अ पर्सन ट्रांसफर असेट लाइक मनी, प्रॉपर्टी, शेयर टू हिज हर स्पाउस without adequate consideration, free or lower price than any income earned from those asset is added to the income of the transferer, ठीक है। तो स्पाउस का मतलब समझ लेते हैं पहले। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को, मतलब या तो अपने हस्बैंड को या तो अपनी वाइफ को, ठीक है, कोई भी असेट ट्रांसफर करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में, ठीक है? फ्री भी हो सकता है या फिर काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में, ठीक है? तो अगर जो भी एसेट उसने ट्रांसफ़र करा है अपने स्पाउस को, हस्बैंड या फिर वाइफ को, उस एसेट से फ्यूचर में अगर कोई भी इनकम होती है, ठीक है? फ्यूचर में अगर उससे कोई भी इनकम होती है, तो जो वो इनकम है ना, वो हमारे ट्रांसफरर की इनकम में ही क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मतलब जिसने वो असेट है वो दिए थे, उसकी इनकम में ही वो जो इनकम अर्न हुई है ना उस असेट से, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस्टर ए है, उसने अपनी वाइफ को एक 10 लाख का हाउस दिया, ठीक है? कितने में? खाली 1 लाख रुपीज में। 1 लाख भी ज्यादा कह रहा हूँ, 10,000 रुपीज में दिया पूरा, ठीक है, घर। अब उस 10 लाख के हाउस से फ्यूचर में उसकी जो वाइफ है उसे इनकम हुई अराउंड 1 लाख रुपीस की, ठीक है। उसने उस 10 लाख के रुपीस के जो हाउस था ना उसे रेंट पे दे दिया, तो 1 लाख रुपीस की इनकम हुई। तो जो वो इनकम है ना वो मिस्टर ए की इनकम में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसे ही बोलेंगे हम क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम, जो कि सेक्शन 64 1A के अंदर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं क्लबिंग ऑफ माइनर्स चाइल्ड इनकम, ठीक है। 64 1A के अंदर क्या बताया गया है? माइनर से रिलेटेड इनकम अर्न बाय माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड। जो भी इनकम है जो कि अर्न करी गई है माइनर चाइल्ड के द्वारा, मतलब ऐसे बच्चे के द्वारा जिसकी एज 18 से कम है, इज क्लब्ड मतलब ऐड हो जाएगी। वो जो इनकम है ऐड हो जाएगी विद द इनकम ऑफ पेरेंट्स वूज इनकम इज हायर। मतलब बच्चे के द्वारा जो भी पैसा कमाया गया है, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा उस पेरेंट्स के साथ, मतलब पापा या फिर मम्मी के साथ, दोनों में से जिनकी भी इनकम ज्यादा होगी ना, उनकी इनकम के साथ उस बच्चे की इनकम ऐड हो जाएगी। एक्सेप्शन क्या दे रखी है? किस किस केस में हमारी इनकम इंक्लूड नहीं होगी? चाइल्ड अर्न इनकम ड्यू टू मैनुअल वर्क, एक्टिंग या फिर स्पोर्ट। एक्टिंग या फिर स्पोर्ट के जरिए उस बच्चे ने कोई भी पैसा कमाया है, इनकम अर्न करी है, तो वो वाली इनकम ना ही तो मम्मी के पास जाएगी ना ही पापा के पास जाएगी, मतलब पेरेंट्स की इनकम के अंदर ऐड नहीं होगी। दूसरा है हमारा इनकम फ्रॉम स्किल टैलेंट, ठीक है। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, कोडिंग, पेंटिंग, इन चीजों के थ्रू अगर बच्चे ने पैसा कमाया, तो इस केस में भी जो इनकम है वो पापा मम्मी के इनकम के साथ ऐड नहीं होगी। इनकम ऑफ अ डिसेबल माइनर, ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, जो कि फिजिकल डिसेबल है, उसके थ्रू उसे कुछ इनकम हुई है, ठीक है, तो उस केस में भी जो हमारी इनकम है वो पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। तो ये ही क्लबिंग ऑफ इनकम से रिलेटेड बताए गए हैं सेक्शन 64 1A के अंदर हमें, ठीक है, पॉइंट्स। तो आप इन्हें याद कर लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन इनकम ऑन एक्सटीम्ड basis in case of taxpayer engaged in the business of plying, hiring or leasing of goods carriage, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोविजन बताना है, ठीक है, किसका, किससे रिलेटेड प्रोविजन बताना है?
सेक्शन 44 एई के अंदर जो लिखा हुआ है इनकम टैक्स के, ठीक है? किससे रिलेटेड? उन टैक्स पेयर से रिलेटेड, मतलब उन बिजनेसमैन से रिलेटेड जो कि बिजनेस करते हैं किन चीज का? अप्लाइंग हायरिंग ऑफ गुड्स कैरियज, अप्लाइंग हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरियज, मतलब व्हीकल्स को चलाने का, उन्हें हायर करने का, जो भी बिजनेस करते हैं, ठीक है? उनसे रिलेटेड सेक्शन 44 एई में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सेक्शन 44 एई इज फॉर पीपल हु रन अ बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स व्हीकल। तो जो सेक्शन 44 एई है, उसके अंदर बताया गया है उन लोगों के बारे में जो कि बिजनेस करते हैं, फ्लाइंग मतलब गाड़ी चलाने का, उन्हें हायर पे देने का, ठीक है? उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम 10 व्हीकल्स। ये सेक्शन उस व्यक्ति पे ही अप्लाई होगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्हीकल हो, ठीक है? मतलब 10 गाड़ियाँ हो, 10 गाड़ियाँ हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं होगा, अगर उससे कम है तो अप्लाई होगा। दिस स्कीम अप्लाई ओनली इफ द पर्सन आउज अप टू 10 गुड व्हीकल्स। तो ये जो आपका सेक्शन है ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्हीकल हो, अगर उससे ज़्यादा है तो ये जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है फिक्स्ड इनकम पर व्हीकल। तो हर एक व्हीकल्स के ऊपर कुछ जो टैक्स परसेंटेज है वो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड करी गई है, उस सेक्शन के अंदर बताई गई है, ठीक है? हैवी व्हीकल्स के ऊपर जो हमारी इनकम है वो 1000 होनी चाहिए, ठीक है, पर मंथ। और उसके अलावा कोई भी हमारी जो व्हीकल है उसके ऊपर हमारी 7500 होनी चाहिए पर मंथ, ठीक है? दिस फिक्स्ड अमाउंट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट, और जो ये फिक्स्ड अमाउंट है ये प्रॉफिट की तरह ट्रीट करा जाता है, ठीक है? थर्ड हमारा पॉइंट है नो नीड फॉर अकाउंट। हमें कब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है? इफ इनकम इज सोन एज पर दिस फिक्स्ड रेट। अगर हमने जो अपनी इनकम है वो इन फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग करी है, ठीक है? तो उस केस में हमें कोई भी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नो बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नो टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है और कोई भी टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कैन शो हायर इनकम, ठीक है? यू कैन डिक्लेयर मोर प्रॉफिट बस बट लेस प्रॉफिट ओनली इफ यू मेंटेन प्रॉपर बुक एंड गेट अ टैक्स ऑडिट। तो तुम ज्यादा प्रॉफिट तो डिक्लेयर इसमें कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर तुमने लेस प्रॉफिट डिक्लेयर करा, ठीक है, तो तुम्हें अपनी जो बुक्स है वो मेंटेन करनी पड़ेगी और टैक्स को भी क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी थ्योरी है, ठीक है? यहाँ पर जो हमारी थ्योरी है वो क्या होती है? वो होती है पूरी समाप्त। इसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लो इस थ्योरी को अच्छे से, ठीक है? या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो 5-10 मिनट का, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इसके अंदर लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ मिसेस राधिका फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 से लेके 2024 तक, ठीक है? तो ये मिसेस राधिका की इनकम दे रखी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की, जो कि उन्होंने कब करी है? 2023 से लेके 2024 तक, ठीक है? सबसे पहला देखते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली, ठीक है? तो इंटरेस्ट मिला है उन्हें, जो भी उन्होंने सेविंग कर रखी थी अपने बैंक के अंदर, ठीक है? उसके ऊपर कितना? 1,20,000 का। आगे लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा। तो उन्हें इनकम हुई है किससे? हाउस प्रॉपर्टी से, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड थी? कनाडा के अंदर। कितने की इनकम हुई है? 2,50,000। अब इन्होंने क्या बोला है कि उसमें से जो भी उन्हें इनकम हुई है 2,50,000 की, उसमें से 2 लाख रुपीस तो उन्होंने कनाडा के बैंक के अंदर ही सबमिट करा दिए और बाकी इंडिया के अंदर भेज दिए, ठीक है? थर्ड हमारा पॉइंट है डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर हेल्ड इन नेस्ले इंडियन कंपनी। तो शेयर ले रखे हैं उन्होंने नेस्ले इंडियन कंपनी के, तो उससे भी कुछ डिविडेंड मिला है उन्हें, कितने का? 2,80,000 का डिविडेंड मिला है। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम अ होटल बिजनेस एट मेलबोर्न कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है? प्रॉफिट हुआ है एक होटल बिजनेस के अंदर, ठीक है? मेलबोर्न के अंदर, मेलबोर्न के अंदर, जो कि कहाँ से कंट्रोल करा जाता है?
इंडिया से कंट्रोल करा जाता है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। पास्ट फॉरेन इनकम ब्रोड टू इंडिया, ठीक है। ये कुछ फॉरेन इनकम हुई है, ठीक है। ये कितने की हुई है हमारी? ये 1 लाख की हुई है। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू अ नॉन रेजिडेंट ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, मिस्टर एंड्रयू से, ठीक है, जो कि नॉन रेजिडेंट है। उन्हें मतलब लोन तुमने दिया होगा, ठीक है, मिसिज राधिका ने दिया होगा लोन, तो उस पे इंटरेस्ट मिला है। कितने का मिला है? हमें इंटरेस्ट मिला है 50,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट हमें कितने का मिला है? 50,000 का। तो हमें इसमें निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्या क्या निकालना है? हर टैक्सेबल इनकम, ठीक है, उसकी हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। इफ सी इज आर ओ आर, अगर वो आर ओ आर है, एन ओ आर है और एन आर है, ठीक है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, रेजिडेंट के 2 टाइप होते हैं, एक तो आर ओ आर था, एक एन ओ आर था और एक एन आर भी था, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अ, और सेकंड पार्ट में बोला है हर टैक्स लाइबिलिटी बीइंग, अगर वो आर ओ आर है तो उसकी क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। न्यू टैक्स रिजाइम का यूज करते हुए आपको बताना है, ठीक है। होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर को देखते हैं, तो हमने क्या करा है, हमने जो भी क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी थी ना, वो सारी वैल्यू हमने क्या कर लिया, हमने दोबारा लिख लिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? इंटरेस्ट फ्रॉम दिल्ली बैंक कितना था? 1,20,000 लिख लिया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? कनाडा के अंदर, 2,50,000 उसे भी लिख लिया। डिविडेंड मिला था शेयर से 2,80,000 का, वो भी लिख लिया। प्रॉफिट मिला था होटल से हुआ था जो हमारा 3 लाख का, वो भी लिख लिया, ठीक है। पास्ट फॉरेन इनकम हुई थी 1 लाख की, वो भी लिख ली, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फॉर बिजनेस इन इंडिया, वो भी हमने लिख लिया 50,000, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं इफ सी इज एनओआर, ठीक है। एनओआर की हमारी क्या होगी? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली नैरिली रेजिडेंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो एनओआर का हमारा फॉर्मूला होता है ओनली इंडियन इनकम प्लस में फॉरेन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो एनओआर के अंदर आती है हमारी सारी इंडिया की इनकम, साथ ही साथ वो इनकम जो कि फॉरेन कंट्री में बनाई गई है, लेकिन जो वो इनकम है ना, जिस बिजनेस से बनाई गई है, वो बिजनेस हमारा इंडिया के अंदर कंट्रोल करा जा रहा था, ठीक है। इंडिया के थ्रू कंट्रोल करा जा रहा था। तो इसमें हमारी कौन कौन सी चीज आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट जो हमारा 20 दे रखा था, ठीक है, 1,20,000। फॉरेन प्रॉपर्टी जो हाउस से हमें इंटरेस्ट इनकम मिली थी, वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जो बिजनेस है वो हमारा दूसरी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, वो इसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड था हमारा डिविडेंड, ठीक है। नेस्ले इंडिया कंपनी के अंदर जो शेयर थे 2,80,000 के, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा जो ये फॉरेन बिजनेस कंट्रोल करा जा रहा था इंडिया के थ्रू, 3 लाख का, ठीक है। होटल में जो ये होटल वाला है, ठीक है, तो ये भी हमारा इंक्लूड होगा। पास्ट फॉरेन इनकम ये हमारी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है, ये हमारी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये इंडिया की इनकम का पार्ट नहीं है और ना ही इंडिया के द्वारा कंट्रोल करी जा रही, ठीक है। और इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, ठीक है, ये वाली भी हमारी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है और इसे इंडिया के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है। तो एनओआर में बेसिकली वो चीजें आएंगी जो सबसे पहला तो इंडिया की इनकम, ठीक है, और दूसरी आ जाएगी हमारी ऐसी इनकम जो फॉरेन से तो हुई है, लेकिन जो उनका जो बिजनेस है ना, वो इंडिया के थ्रू कंट्रोल करा जा रहा था, ठीक है। तो फिर हम इन सारी वैल्यू को क्या कर लेंगे? अब ऐड कर लेंगे। तो 1,20,000, फिर 2,80,000, फिर 3 लाख प्लस में 50,000 सबको ऐड करेंगे तो 7,50,000
ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारी टैक्सेबल आइटम हो जाएगी अगर जो हमारी मिस राधिका है वो एनओआर है। ठीक है? आगे चलते हैं। अगर जो हमारी मिस राधिका है वो आरओआर है, तो कौन-कौन सी जो आइटम है वो टैक्सेबल होगी? आरओआर के अंदर हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है वर्ल्ड वाइड इनकम। तो जितनी भी सारी वैल्यू टोटल हमें गिवन थी, उन सभी को इंक्लूड कर देंगे। 1,20,000 भी आ जाएगी हमारी, 2,50,000 भी आ जाएगी, ठीक है? 2,80,000 भी आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में से उतार देनी है। 3,00,000 भी आ जाएगी, 50,000 भी आ जाएगी। सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10,00,000 आ जाएगा हमारा। ठीक है? सी वाले में देखते हैं, ठीक है? अगर जो हमारी मिस राधिका है वो एक नॉन रेज़िडेंट है, ठीक है? तो नॉन रेज़िडेंट के अंदर कौन-सी चीज़ें आती है? नॉन रेज़िडेंट के अंदर आती है ओनली इंडियन इनकम, ठीक है? तो जो भी खाली इंडिया के थ्रू इनकम हो रही है इसके अंदर वो आ जाएगी। सबसे पहले इसके अंदर आया हमारा 1,20,000 जो कि इंटरेस्ट हुआ था दिल्ली बैंक से, ठीक है? दूसरा इसके अंदर आएगा हमारा डिविडेंड जो कि नेस्ले इंडिया से हुआ था क्योंकि वो भी इंडिया के अंदर जनरेट हुई है। और तीसरा आ जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट फॉर बिज़नेस इन इंडिया, ठीक है? ये भी इंडिया से ही जनरेट हुई है। तो सारे जितने भी इंडिया से हुई है, वो इसके अंदर आ गई। और ये जो तीनों है हमारे इंडिया से नहीं हुई तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन तीनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4,50,000। ठीक है? तो तीनों ही सिचुएशन हमने कर ली। अगर जो हमारी मिस राधिका है वो एनओआर है तो हमारा आंसर आ रहा है 7,50,000 इतने अमाउंट के लिए हम टैक्सेबल होंगे। और अगर आरओआर है तो 10,00,000 आ रहा है, ये अमाउंट के लिए टैक्सेबल होंगे, ठीक है? और अगर जो हमारी मिस राधिका है वो एनआर है मतलब नॉन रेजिडेंट है तो 4,50,000 अमाउंट के लिए टैक्सेबल होंगे। ठीक है? में हमारा सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टैक्स लायबिलिटी आपको बतानी है अगर हमारी जो मिस राधिका है, ठीक है? अगर हमारी जो मिस राधिका है, वो आरओआर है, ठीक है? तो आपको उनकी टैक्स लायबिलिटी बतानी है न्यू टैक्स रिज़ाइम के अंडर, ठीक है? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आरओआर के अंदर हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी निकल के आई थी? 10,00,000 निकल के आई थी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आरओआर के अंदर हमारी टैक्सेबल इनकम निकल के आई थी 10,00,000 देखो, ठीक है? 10,00,000 निकल के आई थी हमारी टैक्सेबल इनकम। हाँ, तो अगर हम न्यू टैक्स रिज़ाइम के अंदर टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं ना, तो उसका कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। हम इस फॉर्मेट को उस वैल्यू तक खींचेंगे जहाँ तक हमारी टैक्सेबल इनकम है। स्टार्टिंग में यही रहता है हमारा 0 से लेके 3 लाख उस पे कोई भी परसेंटेज नहीं लगती टैक्स की। 3 लाख 1 से लेके 6 लाख तक 5% लगता है। अगर 3 लाख में से आप 6 लाख माइनस करोगे 6 लाख तो हमारा 3 लाख आ जाएगा, ठीक है? और 3 लाख का 5% 15,000 आ जाएगा। ऐसे ही 6 लाख से 9 लाख माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा, ठीक है? और 3 लाख का 10% 30,000 होगा। अब 9 लाख में से फिर 10 लाख माइनस करोगे, ठीक है? तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1 लाख और 1 लाख का 50%, ठीक है? 1 लाख का 50% कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, ठीक है? तुम देख रहे होंगे इसमें ना 3-3 का गैप है, लेकिन 9 के बाद हम 3 का गैप नहीं ले सकते थे। देखो 0 से लेके यहाँ तक हमने 3 का लिया, ठीक है? 3 लाख का गैप, यहाँ पे भी 3 लाख का गैप, यहाँ पर भी 3 लाख का गैप। लेकिन 9 लाख के बाद हम 3 लाख का गैप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो हमारी वैल्यू एक्सीड हो जाएगी, ठीक है? हमें तो 10 लाख पे रुकना है ना खाली बस। तो इसके बीच का जितना भी गैप आया उसकी परसेंटेज कितनी है? 50%, ठीक है? तो इसमें ये मैं आपको टेबल के थ्रू पूरा समझाऊँगा, इसमें लिखी होती है अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच इनकम है तो 5% लगेगा। और मतलब जो ये रेट होते हैं ना, ये पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं, ठीक है? ये मैंने आगे फॉर्मेट इसका बता रखा है पहले से ही। ये 50% फॉर्मेट का ही पार्ट है, ठीक है? तो अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं आगे इसका फॉर्मेट बताऊँगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इन सारी वैल्यू को, ठीक है, जो हमारी लिख ली इसे प्लस कर लेंगे, जो कि आया हमारी 60,000 और हमेशा टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है, ये 4% हमेशा
एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, जो कि किसका होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन का होता है, और ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो 60,000 का अगर हम 4% निकालेंगे तो 2,400 आएगा, और 60 में अगर हम इसे प्लस कर देंगे तो टोटल लाइबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी, जो टोटल टैक्स पेबल है 62,400 निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, नॉर्मल ही था, तो देख लेना इसे, क्या पता सेम टू सेम एज इट इज आ जाए। ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के आने के चांसेस कम होते हैं एज इट इज, छोटे क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसे अच्छे से कर लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिस्टर वाई 63 years furnished his income investment detail here under for previous year। तो मिस्टर वाई की इनकम जो 63 years के है, दे रखी है नीचे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर 224 से 25 तक अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। देखो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम लिखा हुआ था, तो इसका एक अलग फॉर्मेट होता है और ओल्ड टैक्स रिजाइम का एक अलग फॉर्मेट होता है। होता इसी की तरह है, लेकिन वो अलग होता है। मैंने दोनों फॉर्मेट अभी आगे बनवा रखे हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें बोला है कि टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इसी की तरह ही टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, लेकिन इसमें न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग करा था हमने, और इसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहली चीज हमें गिवन है सैलरी इनकम। ठीक है, 98 9,80,000 गिवन है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें दे रखा है माइनस का। ठीक है, कितना दे रखा है, 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमें दे रखा है ग्रोस में, कितना, 60,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रखा है ग्रोस में, वो दे रखा है 1,20,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, नेट ऑफ टीडीएस एट द रेट 30%, ये हमें कितना दे रखा है, 70,000। लॉस फ्रॉम विनिंग लॉटरी, ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, 10,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमें कितना दे रखा है, 1,20,000। लॉस ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड। ठीक है, सेल ऑन गोल्ड पे कितना लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो वो हमें कितना दे रखा है, 45,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है हमें 60,000, और कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें कितना दे रखा है, 1,40,000। तो ये सारी हमें क्या दे रखी है, डिटेल्स दे रखी है, जिनकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे एकदम। ठीक है, स्टेप वन में सबसे पहले इनकम को हेड्स में डिवाइड करो, मतलब जो इनकम है ना, वो पार्ट्स में डिवाइड करो, धीरे धीरे करके निकालो, धक्का मुक्की नहीं करनी, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। ठीक है, सबसे पहले सैलरी। ठीक है, सैलरी हमारी सैलरी इनकम वाली हेडिंग में आ जाएगी। सैलरी हमारी कितनी दे रखी है, हमारी सैलरी 98,000, तो उसे एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस हुआ है। ठीक है, वो कितना दे रखा है, 1,80,000। ठीक है, इनकम टैक्स हमारा बोलता है कि सेट ऑफ हम 2 लाख तक का कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1,80,000, तो ये पूरा का पूरा अलाउ होगा। ठीक है, अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दे रखा है हमें 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी दे रखा है 1,20,000। तो इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, 1,20,000 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1,80,000। ठीक है, ये दे रखा 60,000 और ये दे रखा 1,20,000। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कतबाजी नहीं है, आराम से एकदम प्यार से। फोर्थ हमें दे रखा है लॉटरी इनकम। ठीक है, फोर्थ हमें दे रखा है लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम में क्या क्या चीजें गिवन है, फोर्थ हमारा पॉइंट है लॉटरी इनकम का, तो उसमें है सबसे पहले गिवन हमें 70,000, जिसके ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ था कि नेट ऑफ टीडीएस एट द रेट 30%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेट से ना ग्रोस पे लेके आएंगे, नेट से ग्रोस पे लेके आएंगे। तो नेट से ग्रोस पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, नेट इज इक्वल टू ग्रोस इनटू में 1 - 30%। ठीक है, 1 - 30%, अगर तुम इसे अंदर सोल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, इसे सोल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70%। ठीक है, तो
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अंदर 70% आ जाएगा और 70 बटे में 100 को अगर सोल्व आउट करोगे तुम, ठीक है, 70 बटे में अगर 100 को तुम सोल्व आउट करोगे यहाँ पे, तो तुम्हारा यही आ जाएगा 0.70। ठीक है, तो नेट हमें दे रखा था और हमें ग्रोस निकालना था, तो नेट की जगह हम वैल्यू डाल दी हमने। ठीक है, और ग्रोस नेट की वैल्यू दे रखी थी हमें 70,000, और जब 70,000 को 0.70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 लाख निकल के आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये हमारी निकल के आई ग्रोस की, ये हमारी आई ग्रोस की निकल के। ठीक है, लॉटरी इनकम हमेशा फ्लैट 30% से ही टैक्स होता है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये हमेशा 30% ही रहता है हमारा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम लॉटरी। लॉस फ्रॉम लॉटरी हमें कुछ दे रखा है इसमें, लॉस फ्रॉम लॉटरी, हाँ, लॉस फ्रॉम विनिंग लॉटरी हमें कितना दे रखा था, 10,000 दे रखा था। ठीक है, तो लिखा हुआ है लॉस फ्रॉम विनिंग लॉटरी एडजस्ट नहीं होता। तो हमें जो भी लॉटरी से लॉस होता है ना, वो कभी भी हमारा क्या नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता। अभी हमने क्या करा है, जो भी वैल्यू दे रखी है उसे लिख रहे हैं बस ऐसे ही। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे बस हमने क्या करा है कि जो लॉटरी इनकम हमें दे रखी थी उसमें नेट से हमने किस पे निकाल लिया, ग्रोस पे निकाल लिया। ठीक है, अब कैपिटल गेन पे जाते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल गेन गलती से 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, वैल्यू दोनों में सेम ही है। ठीक है, आप इसे रफ भी कर सकते हो, इस वाले को हटा देते हैं। ठीक है, ये लेते हैं। तो कैपिटल गेन हमें कितना दे रखा है LTCG पे, 1,20,000। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, 1,20,000 ये दे रखा, ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, उसके बाद है हमारा लॉस ऑन LTC, लॉस भी दे रखा था हमारा, मैंने आपको दिखाया था लॉस ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड। ठीक है, सेल ऑफ गोल्ड पे 45 का लॉस हुआ था। तो गेन में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी 75,000। ठीक है, हमारी नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी 75,000। उसके बाद है हमारा नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं अब स्टेप 2 में। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ना इनकम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितने भी हेड्स बन सकते थे उतने हेड्स बना लिए। सैलरी इनकम अलग, हाउस प्रॉपर्टी अलग, अदर सोर्सेज की अलग, कैपिटल गेन अलग। अब उनका टोटल कर देंगे हम। ठीक है, सारी इनकम का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, जो भी हमारी निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली थी हमारी सैलरी। सैलरी हमारी कितने की थी, 980 की। ठीक है, तो इसमें हमने 980 लिख दिया अपना। इंटरेस्ट हमारा कितना आ रहा था, 1,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा 1,80,000 आ रहा था। तो जो ये 1,80,000 का हमारा इंटरेस्ट था, ये किससे बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉस से। हमें एक लॉस भी दे रखा है 1,80,000 का, ये हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस दे रखा है, तो उससे हमारा ये बैलेंस हो गया है पूरा। ठीक है, ये हमारे कैपिटल गेन अलग लिखे हुए हैं अभी, ये कभी भी हमारी मेन इनकम के अंदर ऐड नहीं होते। ठीक है, जो हमारा लॉटरी का अमाउंट था वो भी मेन इनकम के अंदर ऐड नहीं होता, इन्हें अभी हम सेपरेट लेके चलेंगे। तो जो अदर, तो जो हमारा मेन अमाउंट था वो किसका था इनकम के अंदर, इन तीन चीजों का था। ठीक है, इस वाले से तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट था और ये हमारा लॉस था, तो 180 में से 180 माइनस हो गए, तो हमारा टोटल कितना बचा, 9,80,000। ठीक है, इतना ही बचा ना, यही बचा 9,80,000 का नेट। अब हम इसमें से डिडक्शन कर लेते हैं उन अमाउंटों का इनकम में से जो हमारे घटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कभी भी टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए है तो सबसे पहले इनकम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जो भी तुम्हारे हर सोर्सेज से इनकम आ रही है, अगर लॉटरी और LTCG दे रखा है तो उसे अलग अलग लिख लेना। ठीक है, वो उसका भी काम नहीं है, उसका बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इनकम कैलकुलेट कर लो। इनकम कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसमें से जो भी माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दो।
तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दे रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे हैं 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अलाउ है 80C सेक्शन के तहत, ठीक है। तो इस पूरे अमाउंट को ले लेंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस कितने का है, मेडिकल इंश्योरेंस इसमें दे रखा है हमें सैलरी फ्रॉम, ठीक है ठीक है ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस इसमें दे रखा है 60,000 का, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन की कितने की लिमिट है, मेडिकल इंश्योरेंस की खाली 50,000 की लिमिट है, ठीक है। 50,000 की लिमिट है, तो हमें 60,000 दे रखा है, तो अलाउ कितना होगा, खाली 50,000। तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, प्लस करके 1,40,000 और 50 को 1,90,000, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा होगा अभी तक सारी चीजें। तो अब इस जो ये हमारी टोटल इनकम निकल के आई थी ना 9,80,000, इसमें से हम इस वाली चीज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस चीज का हमें क्या करना है, डिडक्शन करना है। आ गया। अब इसे हम माइनस करेंगे 9,80,000 में से 1,90,000, तो हमारा निकल कर जाएगा 7,90,000, ठीक है। इसके अंदर हम ये ऐड भी कर सकते हैं लॉटरी और LTCG, लेकिन अभी मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमें लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है ना पूरी, वो हम उसके अंदर इसकी कोई भी नीड नहीं है अभी। हमें मतलब जो टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, जो हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, उसके अंदर हमें कौन-सी वैल्यू चाहिए? उसके अंदर हमें खाली ये 7,90,000 वाली वैल्यू चाहिए। इसका यूज़ अभी आगे करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ऐड करना है और टोटल टैक्सेबल इनकम निकालनी है, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। लॉटरी हमारी कितनी आ रही थी? लॉटरी आ रही थी 1 लाख, डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, और एलटीसीजी हमारी 75 थी, देखो डायरेक्ट डाल दी, ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या करना है, जो भी तुम्हारा इनकम आई है, इनकम में से जो भी डिडक्शन हुआ उसे माइनस करने के बाद जो टोटल इनकम आई है उसे लिख लेना है, ठीक है। अब जो ये तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करना होगा नॉर्मल इनकम की हेल्प से, नॉर्मल इनकम टैक्स की हेल्प से, जो तुमने अभी ऊपर निकाली है, या तो वो न्यू डिजाइन के ऊपर करना होगा, न्यू, ठीक है, या ओल्ड डिजाइन के ऊपर करना होगा। तो न्यू डिजाइन का अलग फॉर्मेट होता है और ओल्ड डिजाइन का अलग फॉर्मेट होता है, ठीक है। ओल्ड डिजाइन का देखो ये फॉर्मेट होता है, 0 से लेके 3 लाख, ठीक है, 3 लाख से लेके 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से लेके 10 लाख, तो ऐसे होता है इसका। और अगर 0 से लेके 3 लाख है तो 0%, और 3 लाख से लेके 5 लाख है तो 5%, ऐसे 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 करके निकलता है। अगर न्यू डिजाइन का निकालना है तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है, 0 से लेके 3 लाख है तो 0%, 3 लाख से लेके 6 लाख है तो 5%, 6 लाख से लेके 9 लाख है तो 10%। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर याद हो तो, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में न्यू रिजाइम से निकाला था हमने। तो इसमें 7,90,000 आया, तो इसे भी इसमें प्लॉट करेंगे हम। 0 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7,90,000 फाइनल इनकम निकल के आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में किस डिजाइन की हेल्प से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है आगे की, ठीक है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड डिजाइन की हेल्प से करनी है, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपको 7,90,000 से टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। तो 0 से लेके 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो हमने लिखा 0 से लेके 3 लाख पे हमारा नील हो गया, ठीक है। 3 लाख से लेके 5 लाख पे हमारा 5% लगता है, आप देख सकते हो। तो 3 लाख से लेके 5 लाख पे हमारा 5% लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 2 लाख हो गया, ठीक है। तो 2 लाख का 5% हमारा 10,000 हो जाएगा। उसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख तक हमारा कितना लगता है, 20%। यहां भी हमने 20% लिखा, लेकिन जो हमारी वैल्यू कितनी की है, 7.9 लाख। तो हम लिखेंगे 5 से लेके 7.9 लाख, और इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा निकल के आएगा 2.9 लाख, ठीक है। अगर 2.9 लाख का आप 20% निकालोगे तो वो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 58,000, ठीक है। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 68,000।
अभी तक हमने कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले इनकम निकाली, ठीक है। इनकम में से जो भी डिडक्ट हुआ सेक्शन के तहत उन चीजों को डिडक्ट कर दिया। उसके बाद जिस रिजाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेट करने को बोला था उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। जो आपको लॉटरी इनकम टैक्स दे रखी थी, ठीक है, वो मैंने बोला था ना आपको यहाँ पे कि अभी ऐड मत करना, ठीक है, इसका नीचे काम है। लेकिन अगर आपको टोटल टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो आप पहले भी ऐड कर सकते हो, और एलटीसीजी में भी यही होता है। लॉटरी पे हमेशा आपका 30% लगता है टैक्स, ठीक है, और एलटीसीजी पे आपका 20% लगता है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, लॉटरी का हम निकालेंगे 30%, तो 1 लाख का 30% हो जाएगा हमारा 30,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का निकालेंगे हम 20%, तो 75,000 का हमारा हो जाएगा 20%, जो कि हमारी वैल्यू है 15,000, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारा 68,000 आंसर निकल के आया, यहाँ पे 30,000 निकल के आया, और यहाँ पे 15,000 निकल के आया। इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देनी है तो हमारी टैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी की, ठीक है। लेकिन फाइनल वैल्यू निकालने से पहले हमें एक और चीज करनी होती है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये हमेशा आपका लगता है। जो भी आपकी फाइनल वैल्यू आई है उसका पहले 4% निकालो। तो हमने 1,13,000 का 4% निकाला, तो वो हमारा आया 4520। तो 1,13,000 में 4520 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1,17,520, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये दोनों ही फॉर्मेट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ओल्ड रिजाइम का है और ये न्यू रिजाइम का है। ओल्ड रिजाइम का बेसिकली आपको क्वेश्चन में तब दिया जाएगा तब जो हमारा पर्सन है उसकी जो एज है वो 60 या फिर उससे ज्यादा होगी, ठीक है, 60 से ज्यादा होगी और 80 से कम होगी। और न्यू रिजाइम का फॉर्मेट आपको तब दिया जाएगा तब जो पर्सन की एज है हमारी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो मतलब यंग होगा, 60 से कम ही होगी बेसिकली, जैसे मिसिस राधिका वाले क्वेश्चन में दिया था। न्यू डिजाइन से ही टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। होप सो कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये नोट्स परचेज कर देने हैं, ठीक है। ये नोट्स परचेज करने हैं। इन नोट्स की वैल्यू काफ़ी कम रखी गई है, ये बेसिकली इसलिए रखी गई है ताकि हमारे सारे बच्चे नोट्स को परचेज करके अपनी रिवीजन अच्छे से कर सके, ठीक है। नोट्स की वैल्यू खाली 29 रुपीज़ रखी गई है। तो आप जल्दी से जाके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सअप मैसेज करो, ठीक है। वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 29 रुपीज़, और फिर आपको जो ये नोट्स है ये पूरी पीडीएफ की फॉर्म में आराम से मिल जाएंगे। फिर नोट्स परचेज करने के बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से करके जाना है ताकि आप पेपर में तबाही मचा पाओ और पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ और अच्छे स्कोर कर सको, ठीक है। तो जल्दी जाओ, नोट्स परचेज करो। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे कि कभी मतलब जैसे पेपर के अंदर टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टोटल इनकम अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है इसका बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी। जितनी भी आपकी सैलरी से इनकम हुई है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए रखे होंगे आपको। तो अगर बेसिक सैलरी देनी है, मतलब दे रखी है क्वेश्चन में, तो आपको उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बोनस अलाउंस आपको दे रखे हैं तो उन्हें भी ऐड कर देना है, ठीक है। अगर एग्जेम्प्टेड अलाउंस दे रखे हैं, ठीक है, तो उन्हें माइनस कर देना है। और अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है तो उसे भी माइनस कर देना है। ये हमारा 50,000 तक ही हो सकता है बस, ठीक है। सैलरी के अंदर लिमिट होती है 50,000 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। कम ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली वैल्यू लिख लेनी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रेंट या फिर एनुअल रेंट, जो भी आपको गिवन है उसे आपको लिख देना है। उसके बाद आपकी आएगी, इसके अंदर से हम क्या माइनस करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है तो उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। इस रेंट के अंदर से अगर आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हो तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको लेस कर देना है, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है 30% तो उसे भी डिडक्ट कर देना है।
उसके बाद आपको लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मतलब जो जो चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना वो ही करनी है। उसके बाद आपकी जो टोटल वैल्यू है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की निकल के आ जाएगी। थर्ड पॉइंट में आएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा होगा आपको पीएनएल का, आपको उसे डायरेक्ट लिख देना है। अगर डिसअलाउड एक्सपेंस दे रखे हैं तो उसे भी उसके अंदर ऐड कर देना है। अलाउड डिडक्शन दे रखा है तो उसे उसके अंदर से माइनस कर देना है। तो ये आपकी निकल के आ जाएगी बिजनेस इनकम की वैल्यू। तो अभी तक हमारी क्या क्या वैल्यू निकल के आई है, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ गई है, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ गई है, हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन निकल के आ गया है, और अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है। ये जो सारे पॉइंट है ना ये इनकम के ही है। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि टोटल इनकम फाइंड आउट करो, ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद लिखो आप कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन में सबसे ऊपर आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे एसटीसीजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर आप ऐड कर देना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे एलटीसीजी के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर से आप लेस कर देना अगर कोई भी एग्जेप्शन दे रखा हो, जैसे 54 के तहत, ठीक है, 54 सेक्शन का, 54 ईसी सेक्शन का, या 54 एफ सेक्शन का। ये करने के बाद आपकी क्या निकल के आ जाएगी, टैक्सेबल कैपिटल गेन निकल के आ जाएगी। तो यहां पे हमारी ये 4 वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, जब हमारी ये 4 वैल्यू निकल के आ जाए तो एक और चीज निकालनी है हमें लास्ट में, ये फिफ्थ पॉइंट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसका फॉर्मेट सबसे पहले इंटरेस्ट आपको ऐड कर देना है, फैमिली पेंशन ऐड कर देनी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इनको टोटल कर देना है। तो यहां पे हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये तो सारी हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। ठीक है, अब इनमें से हम क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, इन सारी इनकम के अंदर से हम क्या माइनस करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे। पहले जो भी हमारे 5 पॉइंट के अंदर इनकम निकल के आई है, इन 5 पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमने यहां पे लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम। लेकिन ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं निकल के आया। फाइनल आंसर हमारा कब निकल के आएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से डिडक्शन माइनस करना है। ठीक है, डिडक्शन सेक्शन के तहत है कुछ। ठीक है, जैसे 80 सी के अंदर कुछ डिडक्शन आते हैं, 80 डी के अंदर कुछ आते हैं, 80 टी ए, 80 टी बी और 80 यू, 80 जी, इनके अंदर कुछ डिडक्शन आते हैं। इन सारे डिडक्शन के अमाउंट का टोटल करके जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आई थी उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इस वाले अमाउंट को इस वाले में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी फाइनल टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि 80 सी के अंदर कौन सी चीजें आती है, 80 डी के अंदर कौन सी चीजें आती है, 80 टी ए के अंदर कौन सी आती है। रुको रुको, मैंने सारी चीजों के बारे में बता रखा है। ठीक है, 80 सी के अंदर आपकी आ जाती है आपके सेविंग्स, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो सारी चीजें वो हमारी किसके अंदर आती है, 80 सी के अंदर आती है। 80 डी के अंदर आपकी आती है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, जो सेल्फ, फैमिली या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड हो। 80 टी ए के अंदर आपकी आती है सेविंग्स, ठीक है, अकाउंट इंटरेस्ट, कितना, ₹10,000 तक का। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें दे रखी हो तो आप उन्हें क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, मिस्टर बी जेड 45 ईयर सबमिटेड हिज इनकम इन्वेस्टमेंट डिटेल प्रिटेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 2023-2024। तो मिस्टर जेड है जो कि 45 साल के हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट और इनकम डिटेल शेयर करी है। ठीक है, 2023 की और 2024 की, मतलब 2023 से लेकर 2024 की। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कितनी दे रखी है, 7,60,000। उसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमें कितनी दे रखी है, 3,50,000। उसके बाद है इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट नेट ऑफ टीडीएस एट द रेट 10%, कितना दे रखा है हमें, 2,70,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये आपको कितना दे रखा है, 5,000। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन मैरिज एनिवर्सरी, जो भी पापा से गिफ्ट रिसीव हुआ है मैरिज एनिवर्सरी पर, उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 51,000। गिफ्ट फ्रॉम हिज 5 फ्रेंड ऑन बर्थडे, बर्थडे पे अपने फ्रेंडों से जो भी गिफ्ट मिला है उसकी वैल्यू दे रखी है 60,000। अ सिल्वर चेन बोट फ्रॉम हिज फ्रेंड, कितने की, 3,50,000 की। और फेयर मार्केट वैल्यू सिल्वर चेन कितनी थी, 3,70,000, मतलब उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट,
3,70,000 की वैल्यू थी और 3,50,000 में उसे मिल गई, तो 20,000 का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट TDS एट द रेट 30%, तो वो हमें कितनी दे रखी है वैल्यू 14,000। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर आउन लाइफ। ठीक है, ये आपको कितना दे रखा है 30,000 दे रखा है। ठीक है, तो निकालना क्या है, कंप्यूट हिज नेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-2025 अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो आपको इसमें क्या निकालनी है, नेट टैक्सेबल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, किसके तहत, ओल्ड रिजाइम के, क्योंकि उसकी जो एज है वो 60 से क्योंकि जो हमारा सिटीजन है उसकी जो एज है वो कितनी है 45 ईयर है, और इसमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक मेंशन्ड है कि ओल्ड रिजाइम से निकालना है। ठीक है, तो हम ओल्ड रिजाइम की हेल्प से निकालेंगे। बेसिकली मैंने आपको इसका जो फॉर्मेट है वो पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर को देख लेते हैं। आंसर के अंदर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्सेबल इनकम हमें कितनी दे रखी है वो हमें निकालनी है पहले। ठीक है, सबसे पहले हमें सैलरी इनकम दे रखी है जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी थी, कितनी 7,60,000। ठीक है, कितनी दे रखी है 7,60,000। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमें दे रखी है 3,50,000। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाली है सैलरी इनकम। ठीक है, और उसके बाद हमने निकाला क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो जो चीजें थी वो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट गिवन थी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। ठीक है, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, ये हमें क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2,70,000। ठीक है, 2,70,000 ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेकिन ये आपको किस पे दे रखा है, ये आपको नेट पे दे रखा है। हमें इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रोस के अंदर। तो लिखा हुआ है नेट ऑफ TDS एट द रेट 10%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नेट ऑफ TDS एट द रेट 10%, इसका मतलब हुआ जो 90% अमाउंट है वो दिया है। ठीक है, और टैक्सेबल में हमारा फुल ग्रोस अमाउंट होता है, तो हम इसे ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2,70,000 को डिवाइड कर देंगे 0.90 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, 90% है ना, अगर 90 डिवाइड बाय आप 100 करोगे तो आपका 0.90 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 2,70,000 को आप 0.90 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 3 लाख निकल के आ चुकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, बैंक डिपॉजिट की। उसके बाद हम निकालेंगे सेविंग इंटरेस्ट की, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन है, कितना 5,000। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम फादर, तो जो हमारा गिफ्ट फ्रॉम फादर होगा वो टैक्सेबल एकदम फ्री होगा, मतलब 0% टैक्स होगा उसके ऊपर। क्यों, क्योंकि जो फादर होते हैं वो रिलेटिव के बराबर है। ठीक है, और फादर से जो गिफ्ट मिलता है या फिर रिलेटिव से जो भी गिफ्ट मिलता है वो 100% टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव से गिफ्ट फुली एग्जेम्प्टेड होता है, तो 0% टैक्सेबल। आगे लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम 5 फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड हमारे रिलेटिव नहीं होते, तो जो फ्रेंड के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, ठीक है, अगर वो 50,000 के अंडर होता, ठीक है, तो हमारा क्या होता, वो टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन जो वैल्यू है वो 60,000 है, मतलब 50,000 से ज़्यादा की है, तो जो हमारा पूरा अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 60,000 टैक्सेबल होगी। आगे लिखा हुआ है सिल्वर चैन। सिल्वर चैन फ्रेंड से परचेज की थी सिल्वर चैन, FMV हमें कितना दे रखा है 3,70,000। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा 3,70,000। ठीक है, और जो 5 फ्रेंड से गिफ्ट मिला था वो ये रहा, देखो 60 का, तो 3,70,000 मिला हुआ है हमें। ठीक है, और परचेज प्राइस उसका कितना है 3,50,000, मतलब डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है 20। ठीक है, तो 20 का उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और जो फ्रेंड होते हैं हमारे वो रिलेटिव नहीं होते, और जो हमारी ये जो परचेज करे उन्होंने चीज सिल्वर चैन, वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जिसे एक ही जगह है, मतलब वो फिक्स्ड है, उसे मूव नहीं कर सकते, इसे मूव कर सकते हैं, इसलिए इसका 20,000 जो रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो भी टैक्सेबल होगा। उसके बाद है हमारी लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम भी हमें किस पे दे रखी है, नेट पे दे रखी है, इसे ग्रोस पे निकालेंगे। नेट TDS 30% दे रखा है, तो 100 में से 30 माइनस हो गया, हमारे 70% निकल के आ जाएगा। तो 70 बटे में 100 हमारा कितना हो जाएगा 0.70। ठीक है, और तो 14,000 को 0.70 से अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका 20,000
एट द एंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और लॉटरी में हमेशा कितना परसेंट रेट होता है, 30%, वो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी इनकम है इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले तो ये जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली चीजें थी ना, इनको ऐड कर दे इस टेबल में, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट ग्रोस हमारा कितना निकल के आया, हमारा 3 लाख, ठीक है, हमने लिख दिया, यहाँ पे निकाला था जो। उसके बाद सेविंग इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया, 5000, वो भी हमने लिख दिया, यहाँ पे निकाला था जो। उसके बाद 60,000 निकल के आया हमारा गिफ्ट फ्रॉम 5 फ्रेंड, वो भी हमने लिख दिया। सिल्वर चेन का डिफरेंस निकल के आया 20,000, वो भी हमने लिख दिया। लॉटरी इनकम वो हमारी 20,000 निकल के आई थी, वो भी हमने लिख दी। उसके बाद इन सब का टोटल करेंगे तो 4,05,000 हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ जाएगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ग्रोस कर देंगे सारी टोटल इनकम का। मतलब अब अभी तो हमने टोटल किसका करा है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। अब हम टोटल कर देंगे किसका, सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। मतलब इसको, इस सैलरी इनकम को पूरी को और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पूरी को, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर देंगे। तो इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सैलरी हमारी 7,60,000 है, हाउस प्रॉपर्टी है 3,50,000 और अदर सोर्सेज से हमें मिला है 4,05,000 का। इन तीनों वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, जो कि निकल के कितनी आई है, 15,15,000, ठीक है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इसके अंदर से जो भी डिडक्शन होगा, ये तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई इनकम की, मैंने जैसे फॉर्मेट में बताया था, पहले इनकम निकालो, उसके बाद जो भी डिडक्शन हो रहा है उसे करो, ठीक है। तो डिडक्शन किस चीज का हो रहा है इसमें, लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 80C है वो अलाउ करता है प्रीमियम, उसकी लिमिट कितनी है, 1,50,000 की। प्रीमियम हमें कितना दे रखा है, 30,000 का। क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम कितना दे रखा है, 30,000 का। तो उसकी जो वैल्यू है वो 1,50,000 से कम है, तो ये अलाउड है, मतलब जो ये वैल्यू होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। सेविंग इंटरेस्ट, ठीक है। जो सेविंग इंटरेस्ट है वो हमारा कितना क्लेम हो सकता है, 10,000 का। आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है सेविंग इंटरेस्ट, 5,000 का। तो ये जो पूरा अमाउंट है ये क्या होगा, फुल्ली टैक्स फ्री होगा, ठीक है। तो अगर हम अब जो भी हमारा डिडक्शन वाली वैल्यू थी, ऊपर आई थी हमारी 30,000 और ये आई हमारी 5,000, इसको टोटल कर लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 35,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारी ये आंसर आया है 15,15,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 35,000। तो जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है, दो चीज निकालनी है ना हमें, टैक्स लाइबिलिटी और नेट टैक्सेबल इनकम। तो नेट टैक्सेबल इनकम है हमारी, वो कितनी निकल के आ जाएगी, 15,15,000 में से अगर 35,000 माइनस कर देंगे तो 14,80,000 हमारी नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, टैक्स लाइबिलिटी, जो कि ओल्ड डिजाइन की हेल्प से निकालनी है। तो फॉर्मेट वही सेम रहेगा पिछली क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख, तो इस पे कितना परसेंट मिलता है, 5%, दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 हो गया। तो 2.5 का 5% निकालोगे तो 12, और 5 से 10 के बीच में मिलता है 20%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 5 लाख हो गया। तो 5 लाख का 20% निकालोगे तो 1 लाख। और जो हमारी नेट टैक्सेबल इनकम है वो 14,18,000 आई है, जो कि 10 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर्मेट में मैंने बताया था, फॉर्मेट देख सकते हो। 10 लाख से अगर ज़्यादा होती है तो हमारा कितना परसेंट लगता है, 30%, ठीक है। तो 14,18,000 और 10 लाख का हम डिफरेंस निकालोगे तो 4,80,000 निकल के आ जाएगा, जो कि उसका 30% होगा, 1,44,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 2,56,500। इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसे अगर ऐड करेंगे, सबसे पहले हम 2,56,500 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालेंगे, जो कि निकल के आएगा 4%। 4% कितनी वैल्यू निकल के आई, 10260। तो टोटल जो हमारा टैक्स पेबल है, जो टैक्स की लाइबिलिटी है, अगर हम 256 में ऐड कर देंगे ये 10260, तो हमारी जो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 266,760। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना निकल के आया, नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आई है हमारी 14,80,000 और टैक्स लाइबिलिटी हमारी निकल के आई है 2,66,760, ठीक है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे वो सारे लगभग एक जैसे थे, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D ऑन द फॉलोइंग पेमेंट मेड बाय मिस्टर राम एज 55 ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023-2024 अंडर द ओल्ड डिजाइन। तो आपको डिडक्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है 18D सेक्शन के तहत, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन किसके द्वारा करी गई है, मिस्टर राम, जिनकी जो एज है वो कितनी है, 55 ईयर्स के है वो। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹35,000 ऑन हिमसेल्फ, उनके ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 35,000 का। दूसरा लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹15,000 ऑन हिज स्पाउस, उनकी जो पत्नी है उनके ऊपर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है कितने का, 15,000 का। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹40,000 ईच ऑन ऑफ हिज बोथ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर कितने का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, 40,000 का, ठीक है। तो आपको ये, इसे मैं नोट्स के अंदर डालना भूल गया था इसलिए मैंने उसका सेपरेट ये आंसर निकाला है दोबारा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, मैं स्पाउस, ठीक है, और उसके लिए फॉर सेल्फ, उसके खुद के लिए, और सीनियर सिटीजन के ब्याह पे मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा था। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हमें कितना टैक्सेबल होगा और कितना नहीं होगा, ठीक है, वो बताना था। तो बेसिकली फॉर सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है, 25,000 का होता है। अगर हम उसकी फोर सेल्फ वाली वैल्यू जो कि हमारी 35,000 दे रखी है और स्पाउस वाली वैल्यू जो कि हमारी 15,000 दे रखी है, उसे टोटल को ऐड करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 50,000, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अलाउ कितना है, 25,000। तो 50,000 में से अगर हम 25,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिडक्शन कितने का आ जाएगा, 25,000 का। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितने का होगा, 25,000 का, बाकी के 25 पे टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब बात करें फॉर पेरेंट्स के लिए, तो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होता है सीनियर सिटीजन के केस में 50,000, ठीक है। ही पेड 40,000 इंटू 2 पेरेंट्स, मतलब उसने दोनों पेरेंट्स के लिए करा है, ठीक है। तो 40,000 पर पेरेंट्स करा है, तो दो पेरेंट्स के हिसाब से हो गया हमारा कितना, 80,000, ठीक है। बट मैक्सिमम अलाउ कितना है हमारा, 50,000। तो डिडक्शन खाली कितने रुपए का होगा, 50,000 रुपए का होगा, और जो बाकी का रिमेनिंग हमारा अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा, 30,000, ठीक है। तो फाइनल हमारा जो टोटल डिडक्शन है, ऊपर हम कितने का डिडक्शन हुआ, 25,000 का, और नीचे कितने का हुआ हमारा 50,000 का। तो जो हमारा टोटल डिडक्शन होगा वो 75,000 का होगा। तो एट द एंड हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 75,000। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मिस्टर रमन रॉय, ठीक है, रमन रे, एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 21 सितंबर। तो वो इंडिया को छोड़ देता है 21 सितंबर 2023 में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, और वो कहाँ पे चले जाता है, जापान में। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 30 मार्च 2024, वो 30 मार्च 2024 को दोबारा आता है इंडिया के अंदर, ठीक है, और फिर दोबारा जापान चले जाता है। वो इंडिया के अंदर कितने दिन रहता है जब दोबारा आता है, तो 25 डेज रहता है, ठीक है। ही सबमिटेड हिज इनकम डिटेल्स एज गिवन बिलो फॉर द प्रीवियस ईयर 2023 से लेके 2024 तक। तो वो अपनी इनकम डिटेल सबमिट करता है 2023 से लेके 2024 तक, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है सैलरी अर्नड इन जापान ₹10 लाख एंड क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इन जापान। तो उसने जापान के अंदर 10 लाख रुपीस कमाए और फिर उसे क्रेडिट कर दिए, मतलब सबमिट कर दिए, कहाँ पे, अपने जापान के ही बैंक अकाउंट में। दूसरा पॉइंट लिखा है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन कैनरा बैंक इन इंडिया ₹1,50,000। तो उसने कैनरा बैंक के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, उसके अंदर 1 लाख सबमिट कर रखे थे, समथिंग, मतलब जो भी अमाउंट सबमिट कर रखा था उस पर कितना इंटरेस्ट उसे रिसीव हुआ, 1,50,000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। सी पॉइंट में लिखा हुआ है रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन वडोदरा रिसीव्ड इन इंडिया। रेंट रिसीव्ड हुआ है इसका 6 लाख रुपीस का, ठीक है, 6 लाख रुपीस का हमारा क्या रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, डी पॉइंट में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹50,000 ऑन जापान गवर्नमेंट, ठीक है, बॉन्ड्स हाफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 से लेकर 2025 तक। तो इनकी हेल्प से आपको क्या रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है उसका, और किन किन चीज़ों पर टैक्स लगेगा और किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में विल योर आंसर बी चेंज इफ मिस्टर रे लेफ्ट इंडिया ऑन अक्टूबर
2023। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर जो हमारा मिस्टर रे है वो 1 अक्टूबर 2023 को इंडिया को छोड़ता तो उस केस में आपका आंसर चेंज होता या फिर सेम ही रहता, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मंथ वाइज करेंगे। उसने 1 अप्रैल टू 20 सितंबर तक करेंगे हम। क्या करेंगे, डेज काउंटिंग करेंगे। तो मंथ वाइज करते हैं, तो अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड दे रखा है अप्रैल से लेके सितंबर तक। ठीक है, तो अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में 20। इन सारे डेज को ऐड करेंगे तो हमारे जो टोटल डेज है वो कितने निकल के आ जाएंगे, 173 डेज निकल के आ जाएंगे। ठीक है, रिटर्न आया है वो, ठीक है, 31 मार्च। ठीक है, तो कितने रिटर्न के बाद फ्रॉम द क्वेश्चन कितने, 2 डेज के लिए। ठीक है, तो हमारे जो टोटल डेज हो गए वो कितने हो गए, 175 डेज हो गए। कितने हो गए, 175 डेज हो गए। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडियन फॉर एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंट तब बनेगा जब इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिन रहता है। तो अब ये रेजिडेंट नहीं कहलाएगा अभी इंडिया का, क्योंकि ये 175 डेज रहा है इंडिया के अंदर। ठीक है, जो कि 182 डेज से क्या है, कम है। ठीक है, जो कि 182 डेज से क्या है, कम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नॉन रेजिडेंट होता है उसके ऊपर किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगता है, चलिए देखते हैं। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो भी उसकी इनकम रिसीव हुई है इंडिया के अंदर,
कैलकुलेट कर लिए अपने डेज, ठीक है। तो डेज हम करेंगे 1 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक, ठीक है। तो अप्रैल में हमारे कितने डेज होते हैं? 30, मई में होते हैं 31, जून में होते हैं 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 20। सबका टोटल करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 173 डेज, ठीक है। उसके बाद वो जब रिटर्न आया दोबारा इंडिया में तो 2 डेज और एड ऑन हो गए, ठीक है। तो हमारे जो टोटल डेज है वो कितने हो गए? 175 हो गए, ठीक है। अब जो 175 डेज है वो 182 डेज से कम है, ठीक है। इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रिसाइड करता है इंडिया के अंदर तभी वो रेजिडेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जो उसने इनकम रिसीव करी है इंडिया के अंदर खाली उसी इनकम पर टैक्स लगेगा, ठीक है। और जो उसने फॉरेन कंट्री में इनकम रिसीव करी है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं सैलरी अर्न इन जापान। जो सैलरी अर्न करी गई है उसके द्वारा जापान के अंदर, ठीक है, कितनी? 10 लाख करी गई है। तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा? ये टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी? बताओ आप। ये हमारी टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी टैक्सेबल? क्योंकि जो ये इनकम है, ठीक है, ये कहां पर अर्न करी गई है? आउटसाइड द इंडिया। और आउटसाइड द इंडिया वाली इनकम पर नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स नहीं लगता। सेकंड हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एफडी इन कैनरा बैंक, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर ही सिचुएटेड था। तो इंटरेस्ट मिला है 1,50,000 का एफडी के ऊपर जो कि कैनरा बैंक की थी हमारी, ठीक है। तो ये भी इंडिया के अंदर ही रिसीव हुई है। तो ये जो हमारी होगी ये क्या होगी? टैक्सेबल होगी, मतलब इस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी एट वडोदरा 6 लाख, ठीक है। तो रेंट मिला है हमें वडोदरा प्रॉपर्टी से 6 लाख का, और ये जो रेंट रिसीव हुआ है ये इंडिया के अंदर रिसीव हुआ है। तो ये भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। डी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन जापान गवर्नमेंट बॉन्ड्स ₹50,000, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी हुई थी, जो हाफ इंटरेस्ट है ना वो इंडिया के अंदर रिसीव हुआ है। तो 50,000 में से 25,000 पर रेंट लगेगा और 25,000 पर रेंट मतलब टैक्स लगेगा, ठीक है। और 25,000 पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो 25,000 की पेमेंट थी वो इंडिया से बाहर रिसीव हुई है, और जो 25,000 की रिमेनिंग पेमेंट है वो इंडिया के अंदर रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लिखा हुआ है सिर्फ 25,000 टैक्सेबल होगी, बाकी 25,000 आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है तो वो हमारा नॉन टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेकंड हमारी सिचुएशन दे रखी थी इफ ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो उस चीज अगर ये केस होता तो उस केस में क्या क्या चेंजेस आते, ठीक है। तो दोबारा हमें डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 1 अप्रैल से 30 सितंबर की, जो कि हमारे निकल के आ रहे हैं 183 डेज, ठीक है। तो ये 182 डेज से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए, ठीक है। लेकिन जो वो व्यक्ति है वो फर्स्ट टाइम अब्रोड जा रहा है, तो इस वाले केस में वो क्या बन जाएगा? वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाएगा, मतलब RNOR। और RNOR की भी सेम कंडीशन होती है जैसे हमारी नॉन रेजिडेंट की होती है, मतलब सारी इंडिया की इनकम पर तो टैक्स लगता है लेकिन उन इनकम पर टैक्स नहीं लगता जो इंडिया के बाहर रिसीव हुई है, ठीक है। इसलिए इस केस में भी जो हमारा आंसर है वो सेम ही रहेगा, 1,50,000, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और 6 लाख का जो रेंट मिला है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। 25,000 का जो ये रिसीव हुआ था ना इंटरेस्ट जापान गवर्नमेंट बॉन्ड से, इसके ऊपर लगेगा। तो दोनों ही केस में हमारी क्या होगी? वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है मिस्टर ए इज अ ओनर ऑफ 2 बिल्डिंग ए एंड बी विच आर यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस। तो जो मिस्टर ए है वो ओनर है 2 बिल्डिंग के, ए और बी के, ठीक है। वो बिल्डिंग उनके द्वारा यूज करी जा रही है उनके बिजनेस के अंदर। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द अबव बिल्डिंग इज 10 लाख रुपीज, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल 2023 में उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपीज है, और जो उस पर डेप्रिसिएशन है वो 10% अप्लाई करा जा रहा है, ठीक है। ही परचेज 2 बिल्डिंग सी एंड डी ऑफ द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सेम रेट्स के डेप्रिसिएशन से, मतलब 10% के डेप्रिसिएशन से ही उसने 2 बिल्डिंग और परचेज करी है जिनका नाम है सी और डी। बाकी की इंफॉर्मेशन हमें नीचे दे रखी है, चलिए उन्हें भी देखते हैं। लिखा हुआ है बिल्डिंग सी ऑन 1 अगस्त 2023 वॉज ₹4
2 लाख, ठीक है। तो बिल्डिंग सी खरीदी गई है 1 अगस्त 2023 में 2 लाख रुपीस की, ठीक है। और इसे यूज़ कब करा गया है? 15 अगस्त 2023 को यूज़ करा गया है। बिल्डिंग डी भी खरीदी गई है 1 दिसंबर 2023 को 5 लाख की, और इसे यूज़ कब करा गया है? 1 जनवरी 2024 में यूज़ करा गया। और जो बिल्डिंग ए थी जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, उसे 27 फरवरी 2024 को सेल आउट कर दिया गया है। कितने की? 6 लाख की, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन 10% था ना। आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अंडर सेक्शन 32, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, चलो। तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 10% दे रखा है, ठीक है। और हमें रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी थी जो हमारी मशीनरी ए थी, कितनी? 10 लाख दे रखी थी उसकी। स्टेप 1 सबसे पहले हम लिख देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी हमें गिवन है, ठीक है। वो आ गई हमारी 10 लाख रुपीज, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग कितने दिन यूज करी गई है और उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो परचेज करी गई थी बिल्डिंग सी हमारी 1 अगस्त 2023 को, उसकी कॉस्ट है हमारी 2 लाख, और यूज कब करी गई थी? 15 अगस्त 2023 को। बिल्डिंग डी हमारी परचेज करी गई थी 1 दिसंबर 2023 को, कॉस्ट है उसकी 5 लाख, और यूज कब करी गई थी? 1 जनवरी 2024 को। तो इसमें जो ये मशीनरी है वो 180 डेज से ज़्यादा यूज करी गई है, और ये जो मशीनरी है, मशीनरी नहीं बिल्डिंग है, वो 180 डेज से कम यूज़ करी गई है, ठीक है। मतलब जो ये वाली बिल्डिंग है वो 180 डेज से ज़्यादा यूज़ करी गई है, इसलिए इसके ऊपर हमारा फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि ये 180 डेज से कम यूज़ करी गई है, ठीक है। वैल्यू आगे लिखा हुआ है वैल्यू टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन। बिल्डिंग सी दे रखी है हमें 2 लाख रुपए, और ये हमारी 15 अगस्त को यूज़ करी गई थी, और ये 5 लाख है, और ये हमारी 1 जनवरी को, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की वैल्यू लिखी हुई है। स्टेप 3 में लिखा हुआ है हमारा रिडक्शन फ्रॉम ब्लॉक सेल ड्यूरिंग पीवाई, मतलब प्रीवियस ईयर। तो सेल करी हमने बिल्डिंग ए को 27 तारीख को, सेल वैल्यू उसकी क्या है? 6 लाख। परचेज कितने में करी थी? 10 लाख में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टेप 4 में क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग वैल्यू क्या निकल के आएगी हम वो देखेंगे। तो हमारी 10 लाख की टोटल वैल्यू थी, ठीक है। 10 लाख की हमारी क्या थी? टोटल वैल्यू थी। लाख रुपए रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी थी, उसमें हम जितने भी हमने एडिशनल में परचेज करी थी बिल्डिंग उसे ऐड कर लेंगे, और जो सेल कर रहे हैं उसे माइनस कर लेंगे। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो हमारी 11 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 11 लाख रुपए निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू का फाइनल वैल्यू निकाली हमने। क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकली है हमारी इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। स्टेप 5 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो फुल डेप्रिसिएशन ओपनिंग ब्लॉक हमें कितना दे रखा था? 10 लाख। स्टार्टिंग में 10 लाख थी ना वैल्यू, और बिल्डिंग सी जो कि हमारी 2 लाख की परचेज करी गई थी, और वो हमारी 180 डेज से कम यूज करी गई है। तो इन दोनों की वैल्यू का अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी? 12 लाख हो जाएगी, ठीक है। और इस पे 10% हमारा वो लगा है, क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो 12 लाख का 10% हो जाएगा हमारा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में क्या है कि जो हमारी बिल्डिंग डी थी, ठीक है, वो हमारी हाफ, मतलब 180 से कम डेज यूज करी गई है, तो उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50 जो हमारा ये 5 लाख दे रखा है, इसका जो हाफ होगा, इसका जो 50% होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? हाफ रेट हमारा कितना हो जाएगा? 5 लाख का 5% हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसका हाफ रेट करेंगे, ठीक है। हाफ रेट हमारा, क्योंकि स्टार्टिंग में 10% हमें दे रखा था फर्स्ट वैल्यू पे, जो हमारी बिल्डिंग फर्स्ट थी उस पर 10% दे रखा था, और इस पे बोला गया कि 50% इस पे लगेगा। तो 10% को अगर हम 50% से मल्टीप्लाई करते तो हमारा 5% निकल के आ गया। अब 5 लाख पे 50% नहीं लगेगा, 5 लाख पे 5% लगेगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी दोनों का इंक्लूड है। तो हमारी एट द एंड वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 25,000 हमारी एट द एंड वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी? 145,000 निकल के आएगी, ठीक है। जो हमारा फुल डेप्रिसिएशन का पोर्शन था वो निकल के आ रहा था 1,20,000, और जो हाफ डेप्रिसिएशन का पोर्शन था वो निकल के आ रहा था 25,000। देखो ये वाला है ना।
इन दोनों वैल्यू का टोटल करते हैं तो 1,45,000 फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल ऑन कैपिटल असेट ट्रांसफर बाय हिम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2023 से लेकर 2024 तक। तो जो हमारे मिस्टर एक्स है उन्होंने कैपिटल असेट अपने ट्रांसफर करे हैं, ठीक है, 2023 से लेकर 2024 के ईयर में। तो उससे रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे दे रखी है। सबसे पहले लिखा हुआ है डेट ऑफ परचेज, ठीक है, ये हमारी डेट ऑफ परचेज दे रखी है अर्बन लैंड, गोल्ड और डिबेंचर की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें हमारी दे रखी है 6 लाख, इसमें गोल्ड की दे रखी है 4 लाख और डिबेंचर की हमारी दे रखी है 2 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू हमें 10,50,000 दे रखी है और गोल्ड की कुछ नहीं दे रखी, डिबेंचर की कुछ नहीं दे रखी, खाली अर्बन लैंड की दे रखी है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अर्बन लैंड में लगाए गए हमारे 1 लाख, ठीक है, और सेल कंसिडरेशन हमारी कितनी दे रखी है 4 लाख अर्बन लैंड की, और गोल्ड की हमें दे रखी है 9 लाख और इसकी दे रखी है हमें 4,50,000, ठीक है, 4,50,000 दे रखी है। डेट ऑफ ट्रांसफर डेट तीनों की दे रखी है अलग अलग। स्टैंप वैल्यू ऑफ अर्बन लैंड हमें दे रखी है 4,50,000, ठीक है, और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दे रखे हैं इसके 50,000, 5,000 और 10,000। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है मिस्टर एक्स बोट अ न्यू हाउस 1/1/2024 फॉर ₹35 लाख एंड बोट REC bonds redeemable after 5 years of ₹5 lakh is the special capital gain account on 3 compute the taxable capital gain for the assessment year 2024 से लेके 25 तक। ठीक है, ये सारी आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, ईयर भी दे रखा है 2001 से लेके 2002, 2018 से लेके 19 और 2021 से लेके 22, 2023 से लेके 24। CII की वैल्यू 100, यहाँ पे 280 और यहाँ पे 317 और 348। मैंने क्वेश्चन में से सारी वैल्यू, ठीक है, कहाँ कहाँ से वैल्यू करी है मैंने प्लॉट, ये क्वेश्चन में से सारी वैल्यू दोबारा प्लॉट कर लिया है ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो हमारा FMV था, ठीक है, वो हमें कितना दे रखा था 10,50,000, ठीक है, 10,50,000 मतलब फेयर मार्केट वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 10,50,000 दे रखी थी। उसके बाद है हमारा इंप्रूवमेंट, ठीक है, वो हमें 1 लाख की दे रखी थी। इंप्रूवमेंट कितने की दे रखी थी 1 लाख की अर्बन लैंड के ऊपर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मतलब मैंने जो सारी चीज़ें वो कहाँ से डाली है, क्वेश्चन में से डाली है, कोई भी मतलब अपनी तरफ से नहीं डाली। CII हमारी कितना है 100, 2001 से लेके 2002 तक। CII 2023 से लेके 2024 तक हमारा कितना दे रखा है 348। सेल कंसिडरेशन वैल्यू दे रखी है अर्बन लैंड की 40 लाख और स्टैंप वैल्यू दे रखी थी 44,50,000 और एक्सपेंस दे रखे थे हमें 50,000। ठीक है, समझ में आई सारी चीज अच्छे से। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे डीम्ड सेल वैल्यू। ठीक है, हम क्या निकालेंगे डीम्ड सेल वैल्यू। स्टैंप वैल्यू में से अगर हम एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमारी डीम्ड सेल वैल्यू निकल के आ जाती है। तो हमें स्टैंप वैल्यू कितनी दे रखी है, स्टैंप वैल्यू हमें दे रखी है 44,50,000 हमारी स्टैंप वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेंस हमें कितने दे रखे हैं, एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस हमें दे रखे हैं 50,000। ठीक है, अगर 44,50,000 में से हम माइनस करते हैं 50,000 तो हमारा निकल के आ जाता है 44 लाख। तो ये हमारी क्या निकल के आई डीम्ड सेल वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है इंडेक्स कोस्ट। इंडेक्स कोस्ट का हमारा क्या फॉर्मूला होगा, जो भी आपको इंडेक्स FMV दे रखा है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है उसकी सहायता से निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको FMV को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले FMV को लिखना है इक्वल टू में आपको क्या लिखना है, इक्वल टू में आपको लिखनी है CII की वैल्यू। ठीक है, ये ऊपर आएगी हमारी 2023 से लेके 2024 तक और नीचे CII की वैल्यू आएगी 2001 से लेके 2002 तक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जोन से टाइम पीरियड के बारे में बात करी गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे ना। ठीक है, जो हमें इसमें FMV की वैल्यू दे रखी थी वो 2000 देखो 1 की दे रखी थी ना, और 23-24 का हम बना रहे हैं, 23-24 का हम बना रहे हैं और 1 और 2 की दे रखी थी। तो ये हो जाएगी, यहाँ पे हमारी किसकी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी 23 और 24 की आ जाएगी ऊपर वैल्यू CII की,
और नीचे आ जाएगी हमारी 2001 से लेके 2002 तक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इंडेक्स FMV लिखना है, जो कि हमारा कितना दे रखा है 1,50,000। ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, CII के 2023 से लेके 24 तक, जो कि हमारी होगी 348 बटे में हमारी 100, जो किसकी वैल्यू है CII के 2001 से लेके 2002 की। दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे 10,50,000 से, तो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 36,54,000। ठीक है, फिर हम इंडेक्स इंप्रूवमेंट निकालेंगे। इसमें हमारी 1 लाख की वैल्यू दे रखी थी इंप्रूवमेंट में 2001 की, है ना। ऊपर आएगा हमारा CII का 2023 से 24 का, और नीचे आएगा 2001 से 2002 का। तो इसकी भी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 3,48,000। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 40 लाख। ठीक है, कितना निकल के आएगा 40,02,000 निकल के आएगा, अगर तुम इनका टोटल करोगे, टोटल इंडेक्स कोस्ट करोगे। ठीक है, इन जो ये हमारी कोस्ट निकल के आई है, इनका टोटल इंडेक्स करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 40,02,000। मतलब इन दोनों चीजों को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको LTCG निकालना है। ठीक है, LTCG आपका कैसे निकलेगा, अगर आप ये डीम्ड सेल वैल्यू के अंदर से इंडेक्स्ड कोस्ट माइनस कर दोगे ना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, LTCG निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं 4 लाख में से 40,02,000 रुपये माइनस करता हूं, तो मेरा आ जाता है 3,98,000। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, जो ये 44 लाख की मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आई थी, इसमें से ये 40,02,000 रुपीज क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, मेरी वैल्यू निकल के आ गई LTCG की। ठीक है, जो कि आई है 3,98,000। तो लिखा हुआ है, फिर हम देखते हैं एग्जेप्शन। ठीक है, न्यू हाउस परचेज करा था। ठीक है, कितने का करा था हमारा न्यू हाउस परचेज, 35 लाख का। मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा देता हूं एक बार। न्यू हाउस हमारा परचेज करा गया था, 35 लाख का परचेज करा गया था। तो जो LTCG की वैल्यू है ना, ठीक है, उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमारा LTCG है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैंने ये बात आपको थ्योरी में भी बताई थी, अगर इन्वेस्टमेंट हमारी एग्जेप्शन से बराबर या फिर उससे ज्यादा होती है, ठीक है, तो जो हमारी पूरी अमाउंट होता है, पूरा अमाउंट होता है, वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट करी गई है वो 35 लाख की करी गई है। LTCG की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 3,98,000, और इन्वेस्ट कितने करी गई है, 35 लाख। तो इस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो हमारा किसका निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया पूरा वैल्यू अर्बन लैंड का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम गोल्ड की। तो गोल्ड एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वैल्यू हमारी ये क्वेश्चन में से ली गई है कॉस्ट, सेल और एक्सपेंस की। ठीक है, जो गोल्ड है वो 36 मंथ से कम रखा गया था, इसलिए हम इस पे निकालेंगे STCG। ठीक है, ऊपर निकाला था LTCG, इस पे निकालेंगे STCG। तो STCG का हमारा फॉर्मूला होता है सेल माइनस एक्सपेंस माइनस कोस्ट। तो सेल हमें दे रखी है 9 लाख, एक्सपेंस हमारे है 5,000 के, और कोस्ट हमारी दे रखी है 4 लाख। सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,95,000। तो ये हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, हमारी अर्बन लैंड की वैल्यू निकल के आ गई, हमारी गोल्ड की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे डिबेंचर की वैल्यू। ठीक है, डिबेंचर की वैल्यू हमारी दे रखी है, कोस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी 2 लाख, सेल हमारी कितने की हुई है 4,50,000 की, एक्सपेंस हमारे कितने दे रखे थे 10,000। ठीक है, तो इसमें हमारा निकलेगा LTCG। LTCG का फॉर्मूला सेम वही, सेल में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, फिर कोस्ट माइनस कर देंगे। तो सेल हमारी कितनी दे रखी है 4,50,000, एक्सपेंस दे रखे है 10,000 और कोस्ट दे रखी है 2 लाख। सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, तो ये हमारी डिवेंचर की वैल्यू भी निकल के आ गई। इसमें यह भी लिखा हुआ है REC बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अलाउड ओनली लैंड बिल्डिंग प्लस विद इन 6 मंथ बट परचेज मेड ऑन 3/8/24 विच इज आफ्टर 6 मंथ। अगर 6 मंथ के अंदर परचेज करी जाती है लैंड और बिल्डिंग, तो उसके ऊपर जो डिडक्शन है हमें मिलता है, अदरवाइज उससे बात करी जाती है तो कोई भी एग्जेप्शन नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलता टैक्स का। ठीक है, तो अर्बन लैंड के हमारी कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आई, 0 आई है टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी LTCG से ज्यादा है।
गोल्ड में हमारी निकल के आई है 4,95,000 और डिबेंचर के अंदर हमारी निकल के आई है 2,40,000। इन सबको ऐड करेंगे 4,95,000 और 2,40,000 को, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7,35,000। ठीक है, तो यहां पर हमारे सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खत्म होती है। होप सो कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे लाइक होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के ऊपर कमेंट होने चाहिए। ठीक है, मुझे पता लगना चाहिए कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है, तो पूरी अच्छे से मेहनत करके जाओ, पेपर में सारी चीज़ें अच्छे से कवर करके जाओ। ठीक है, सारी चीज़ों को छोड़ दो अभी करंट के टाइम में। ठीक है, पूरा अपना जो फोकस है वो पेपर के ऊपर रखो। बाकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करके जाओगे तो आप अपने पेपर के अंदर 100% मार्क्स अच्छे स्कोर करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और इन नोट्स को परचेज कर लेना ताकि आपकी जो रिवीजन है ना और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, नोट्स को परचेज करके अपनी रिवीजन को एकदम अच्छे तरीके से करके जाओ, कुछ भी चीज़ मत छोड़ो। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।